हेलो गाइस, हमने लास्ट जो टर्न था उस पर कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, वो मैंने क्वेश्चन पहले से बोर्ड पे लिख लिए हैं, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, तो अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। द पॉइंट 2, हमने लास्ट टर्न पे कुछ टर्म्स भी डिस्कस करी थी, अपन उन टर्म्स को डिस्कस करते हैं। जरा बोर्ड पर देखना हमने क्या क्या टर्म डिस्कस करी थी। क्या एक टर्म था दैट इज इनएंशियोमर्स, सेकेंड टर्म थी आइडेंटिकल, थर्ड टर्म थी डायस्टीरियोमर, फोर्थ जो टर्म हमें डिस्कस करनी है दैट इज मीजो कंपाउंड, फिफ्थ टर्म हमें डिस्कस करनी है रेसिमिक मिक्सचर। इसमें से ये जो तीनों हैं दीज आर रिलेशंस बिटवीन टू आइसोमर्स, दो आइसोमर्स के बीच के रिलेशन है। जबकि मीजो कंपाउंड जो है इट इज अ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल की नेचर को बताते हैं। नेचर ऑफ कंपाउंड लिख लो यहां पे, नेचर ऑफ कंपाउंड। और रेसिमिक मिक्सचर नाम से पता लग रहा है मिक्सचर के बारे में बताया गया है। बात समझ में आ रही है? तो पहले अपन इनको रिवाइज करेंगे, फिर इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि ये याद रहे कि हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा क्या था। सबसे पहली टर्म है इनएंशियोमर। इनएंशियोमर की 3 डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी। पहले बेसिक डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन क्या थी? रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? वो दो कंपाउंड्स जो कि लाइट को इक्वली अपोजिट डायरेक्शन के अंदर घुमाए, सेम डिग्री ऑफ रोटेशन होता है, एक दूसरे के आइसोमर होना चाहिए। आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल डिग्री ऑफ रोटेशन, उनको एक दूसरे का क्या कहते हैं? इनएंशियोमर। इनएंशियोमर इज अ रिलेशन। क्लियर है? सेकंड हमारे पास आता है आइडेंटिकल। अच्छा नहीं, सेकंड डेफिनेशन ऑफ इनएंशियोमर। इनएंशियोमर की सेकंड डेफिनेशन क्या है? कि अगर देखा जाए तो कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। अगर आर है तो उसके इनएंशियोमर एस होगा, वो आर आर है तो वो एस एस होगा, वो आर एस है तो वो एस आर होगा। क्या क्लियर है? क्या नहीं आया? आ गया? नहीं, जो तुम बात कर रहे हो वो तुम सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर रहे हो जो कि मीजो कंपाउंड था। वो आर एस आ रहा था, एस आर आ रहा था, तो तुमने कहा था ये तो सेम ही है क्योंकि उसकी नंबरिंग इधर से हो रही थी। अभी मैं कोई एक नया कंपाउंड दे देता हूं, लेट्स से 24 नंबर एक कंपाउंड मैंने दे दिया, COH, OH, OH और यहां लगा दिया लेट्स से CH3। अब IUPAC नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से करोगे, 1 2 3 4। क्लियर है? और दूसरा कंपाउंड में बनाओ 25 नंबर, वो कंपाउंड कुछ ऐसा बना दूं, COOH और यहां लगा दूं H, यहां OH, यहां OH, यहां H और यहां CH3। अब क्या ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? हाँ। और ये आइडेंटिकल नहीं है, ये आइडेंटिकल नहीं है, ध्यान रखना। अभी अपन इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ये इनएंशियोमर है एक दूसरे के। अगर यहां R आएगा, ये S आएगा, तो यहां क्या आएगा? S और ये R आएगा। क्लियर है? अपोजिट। ठीक है, ये हो गया सेकेंड डेफिनेशन कि RS कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आना चाहिए। उसमें सेम आ रहा था। सोचो, हम नंबरिंग क्या ऊपर से भी कर सकते थे, नीचे से भी कर सकते थे, तो वो RS आ रहा था और उधर नंबरिंग कर रहे थे तो वो भी RS आ रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेम कॉन्फ़िगरेशन नहीं आना चाहिए। क्या यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है? बोलो भाई। फिर आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे। क्या थर्ड डेफिनेशन क्या थी? इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? एक दूसरे की मिरर इमेजेस बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। वापस बोलो, इनएंशियोमर एक दूसरे की बट, क्या बात समझ में आ गई? ये इनएंशियोमर की तीसरी डेफिनेशन थी। क्या तीनों डेफिनेशन, कोई सी भी डेफिनेशन ट्रू फील कर सकते हैं अपन? अगला नंबर आता है दैट इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्या था? आइडेंटिकल मतलब आइडेंटिकल, इट इज अ लिटरल टर्म। आइडेंटिकल वर्ड का मतलब क्या है? आइडेंटिकल वर्ड का मतलब कि बिल्कुल सब कुछ सेम होना चाहिए, सेम IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब अपन यहाँ डिस्कस करते हैं कि हमारे लेवल पे क्या होगा। क्या देखा जाए तो वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर तो शब्द बोल ही नहीं सकते फिर, क्योंकि वो आइडेंटिकल वर्ड बोल रहा हूँ। अगर एक टेस्ट ट्यूब में एक दे रखा है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में दे रखा है दूसरा कंपाउंड, हम बोल रहे हैं कि दोनों आइडेंटिकल हैं, प्रूव कैसे करेंगे? क्या दोनों लाइट को सेम डायरेक्शन में सेम डिग्री से रोटेट करेंगे, दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, सब कुछ सेम होगा। सेकेंड चीज, क्या RS कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल आएगा? RS कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आइडेंटिकल। तीसरी चीज
मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे की, लेकिन सुपर इम्पोजेबल। अगर आपने मिरर इमेजेस बनाई भी तो बना लो, अगर मान लो, लेकिन वो एक दूसरे पर क्या होनी चाहिए, सुपर इम्पोज, तो वो आइडेंटिकल होगा। क्या क्लियर है? ये आगे जाके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, फिशर बना के दे देगा वो आपको, और वो बोलेगा कि बताओ ये जो फिशर है, 4 ऑप्शन नीचे दे देगा कि बताओ इसमें का आइडेंटिकल कौन सा है। तो वो क्या करेगा, फिशर में से ऑप्शन को चेंज कर देगा, पोजीशन चेंज कर देगा, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल। अब आप कैसे पता लगाओगे? तो आप उसका आरएस निकाल लोगे, ऑप्शन वालों का आरएस निकाल लोगे। अगर सेम आरएस आया तो आइडेंटिकल, अपोजिट आरएस आया तो इनएंशियोमर्स। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? आगे चलते हैं मेरा बेटा। देखो थर्ड नंबर आता है डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर हमने डेफिनेशन शायद नहीं लिखी थी, डाइस्टीरियोमर की भी लिख ली थी, आइडेंटिकल की भी लिख ली थी। बताओ डाइस्टीरियोमर की डेफिनेशन क्या होगी? डाइस्टीरियोमर्स का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से कोई रिलेशन ऐसा नहीं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए ही बोला जाता है, किसी भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए डाइस्टीरियोमर्स बोले जा सकते हैं। डाइस्टीरियोमर्स क्या है? वो दो आइसोमर्स, वो दो स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस और इसलिए सुपर इंपोजेबल भी नहीं है। अगर मैं ज्योमेट्रिकल की बात करूं तो एक से सेक ट्रांस का क्या है, डाइस्टीरियोमर। और मैं अगर ऑप्टिकल की बात करूं तो ऑप्टिकल के अंदर एक आरएस, सामने वाला क्या आ रहा है, एसएस, आरआर, इन सब का क्या है, डाइस्टीरियोमर। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? यहां तक नहीं आई है? आगे आगे ये डाइस्टीरियोमर की डेफिनेशन होगी। अगली चीज जो आती है वो आती है मीजो कंपाउंड। ये भी समझाता हूं, रेसिव मिक्सचर अभी समझाता हूं। पहले हम इन सभी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, आपको आंसर आने चाहिए। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। आओ, पहला नंबर क्या आप लोग निकाल के लाए इसका आंसर? ये क्लोरीन है और इसका आंसर आप लोग निकाल के लाए। अब इसका आंसर कैसे निकाला? आंसर जो आपने निकाले, इसके पहले के अपन ने लगभग 9 क्वेश्चन कर लिए, ये भी कर लिया। आंसर कैसे निकाला, चलो मैं आपको उसका तरीका बताता हूं। मेरा बेटा ध्यान से बोर्ड पर देखना। पहला तरीका कि ये जो डायग्राम आपको दे रखा है, इसी डायग्राम को आप 3D इमेजिन करो। इसी डायग्राम को 3D इमेजिन करो। एक स्पाइरल सेंटर, एक स्पाइरल सेंटर, स्पाइरल सेंटर के हिसाब से निकालोगे। इसको 3D इमेजिन करो। और वी हैव अनदर ऑप्शन ऑल्सो, आप इसका फिशर बनाओ और फिर आंसर निकालो। जो बच्चे को जैसे कंफर्टेबल हो वैसा वो कर सकता है। आप चाहो तो इन तीनों के 3 अलग अलग फिशर बना के आंसर कर सकते हो, ठीक है। फिशर में क्या सीखा था, या किसी भी डायग्राम में क्या सीखा था, जब भी अपन वैलेंसीज की बात करेंगे तो 4 डिफरेंट वैलेंसीज होती हैं। अरे बोलो भाई, ये 4 जो डिफरेंट वैलेंसीज हैं, मैं एक और कलर ले लेता हूं। लेट्स से मैंने ये ले लिया पर्पल, ओके। अरे क्या क्लियर है क्या? ये 4 डिफरेंट वैलेंसीज हो गई। क्या इसकी लीस्ट वैलेंसी जो है वो आपकी नजर से दूर होनी चाहिए और बाकी 3 आपकी तरफ होनी चाहिए। अगर आपकी आंखें उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर में राइट हैंड या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो वो आर, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में घूमे दैट इज एंटी क्लॉकवाइज में घूमे तो एस। आपको ये जो प्रायोरिटीज हैं ये दिख रही हैं 1, 2 और 3। कैसा घूम रही है आपकी नजर? क्लॉकवाइज। बताओ मेरी नजर कैसे घूम रही होगी? आवाज नहीं आई, देख लो आप लोग। आपकी नजर जो घूम रही थी 1, 2, 3 में ऐसे बोल रहा था, क्लॉकवाइज घूम रही थी आपकी नजर। देखो अब इस समय देख रहे हैं तो अपनी नजर कैसी घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हाईएस्ट प्रायोरिटी आपसे दूर होती है वो कन्वेंशनली राइट है, तो आर मतलब आर, एस मतलब एस। लेकिन हाईएस्ट जो लोएस्ट प्रायोरिटी, लेकिन अगर लोएस्ट प्रायोरिटी आपकी तरफ होती है तो आर दिख रहा है तो आंसर क्या कर दो, और एस दिख रहा है तो आंसर। बात समझ में आ गई? तो देयर इज नो नीड कि आप बहुत ज्यादा पैनिक करें, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जरा प्रायोरिटी ऑर्डर्स बस सही तरह लिखना, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। लेट्स चेक। पहले की प्रायोरिटी ऑर्डर्स में अगर लिखूं तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं? यहां प्रायोरिटी, यहां क्लोरीन है या कार्बन है, या कार्बन है या हाइड्रोजन है। क्या इसकी प्रायोरिटी पहली हो गई? दूसरी प्रायोरिटी क्या ये हो गई? तीसरी प्रायोरिटी ये हो गई, और चौथी प्रायोरिटी ये हो गई। क्या चौथी प्रायोरिटी बाहर है? तो जो आंसर आ रहा है वही रहेगा या अपोजिट हो जाएगा? देखो क्या आ रहा है, 1, 2 और 3। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? क्या आंसर आर आ रहा है तो आंसर एस। तो क्या पहले वाले का आंसर क्या आ गया? एस। दैट्स इट। अगर आप फिशर बनाते तब भी आंसर ये आता, डायरेक्ट देखेंगे तब भी आंसर यही आ रहा है, ठीक है मेरा बेटा। आगे चलते हैं इस जगह पर। क्या यहां एच पीछे है? ये तो बढ़िया हो गया, काम ही खत्म। लेकिन ये बात तभी आप प्रूव कर सकते हो जब या तो लीस्ट प्रायोरिटी सबसे आगे हो या लीस्ट प्रायोरिटी
पीछे हो। अगर लीस्ट प्रायोरिटी प्लेन में होगी तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो लीस्ट प्रायोरिटी है तो फ्रंट में होती है तो आप अच्छे से आंसर कर सकते हो, तो जो आ रहा है उसका उल्टा लिख दो, और लीस्ट प्रायोरिटी अगर पीछे होती है तो जो आ रहा है वही आंसर हो गया। ठीक है, यहां लीस्ट प्रायोरिटी पीछे गई, बोलो क्या करोगे? पहले नंबरिंग करो, एक, फिर इधर है कार्बन से लगा फ्लोरीन, कार्बन से लगा क्लोरीन, बोलो तो क्या इसकी प्रायोरिटी 2 हो गई, इसकी प्रायोरिटी मैं अलग कलर से लिख लेता हूं, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2 और इसकी प्रायोरिटी 3, 1 2 3, और इसकी प्रायोरिटी 4, 1 2 3 और 4। क्या क्लॉकवाइज घूमा? तो इसका आंसर क्या हो गया? आर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? नहीं आया? आ गया। सर वो तो आना ही था सर, ये अगर अंदर जा रहा है और इसका आंसर एस आ रहा है और ये बाहर जा रहा है तो इसका आंसर अरे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। वो क्लोरीन है, वो ब्रोमीन है, कंसेप्ट बिल्कुल अलग अलग जगह पर अलग अलग कैलकुलेशन है, कोई अपनी तरफ से नया कंसेप्ट ना लगाएं। ठीक बात है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर इस फ्लोरीन के ऊपर, इसकी मैं व्हाइट कलर से कर लेता हूं नंबरिंग। क्या सबसे ज्यादा कौन होगा? फ्लोरीन। दूसरा नंबर ये वाला कार्बन, की वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। तीसरा नंबर ये, और चौथा नंबर ये। 1 2 3, गाड़ी कैसे घूमी? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो एस। क्या परफेक्ट आंसर आ रहा है? बोलो मेरे बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले एग्जाम्पल के अंदर क्या हाइड्रोजन बाहर की तरफ आ रहा है? क्या नहीं आया? आ गया। अब इसकी नंबरिंग कर दो, बोलो फटाफट। सबसे पहले कौन? ब्रोमीन। फिर दूसरा ये वाला कार्बन, की ये वाला कार्बन, ये वाला। क्या सबको क्लियर है? और ये तीसरा, अरे सबको क्लियर। और ये हाइड्रोजन चौथा। क्या लीस्ट प्रायोरिटी बाहर है अंदर? बाहर। तो क्या करोगे? जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा। बाकी तीनों को देखो ध्यान से, 1 2 और 3। क्या गाड़ी इसमें तो क्या घूम रही है? क्लॉकवाइज। तो आंसर इसका क्या हो गया? एस। तो इसका आंसर सभी का आना चाहिए एस। क्या सभी बेटा समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया। ये आपका आंसर घर से निकाल के लाए थे, यही आया था क्या? यही आया? ठीक है, प्रूफ हो गया ना। आप अलग तरीके से निकाल के लाए, आप कैसे भी निकाल के लाए, अगर आंसर सेम आ रहा है इसका मतलब हम परफेक्ट हैं। सबको क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। बोलो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? नंबरिंग कर दो। बोलो क्या नंबरिंग करूं? 1, फिर 2, फिर 3, और पीछे हाइड्रोजन है 4। हाइड्रोजन जिसका नंबर 4 है, तो जो आंसर दिख रहा है वही होगा, अपोजिट होगा? वही होगा। देखो कैसे घुमाया, 1 2 और 3। क्या आंसर घुमा तो इसका आंसर क्या? आर आ गया। अरे बोलो भाई, इसका आंसर क्या आ गया? आर। कॉमन सेंस से बताओ इसका आंसर एस। कारण क्या ये अगर ऐसा देखा जाए तो ये इसकी मिरर इमेज है क्या? अगर ये देखा जाए तो ये इसकी क्या है? मिरर इमेज। नहीं आया? पक्का? अब बात आती है इसके लिए, ये नया है। क्या नया है? इसके प्रायोरिटी देंगे तो ये प्रायोरिटी नंबर 1 हो गई क्लोरीन की। अब इधर देखा जाए तो इधर भी CBr है, इधर भी CBr है, फिर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? इधर कौन है? आर, इधर कौन है? एस। तो आर और एस में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? आर की प्रायोरिटी। तो ये आ गई 2 नंबर प्रायोरिटी, ये आ गई 3 नंबर प्रायोरिटी। और हाइड्रोजन जो लगा है, क्या वो पीछे लगा है या आगे लगा है? आगे लगा है हाइड्रोजन, और उसकी प्रायोरिटी 4th प्रायोरिटी। तो जो आंसर आएगा क्या वही आंसर होगा या अपोजिट? देखो क्या आंसर आ रहा है, क्या ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। क्या 1 2 3? क्या गाड़ी ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज घूम रही है, मतलब आर। आंसर क्या हो गया? एस। क्या इसका इस वाले का आंसर क्या आ गया? एस। और वो पता है आपको क्या करवाएगा? IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख कर का आंसर करवाएगा। क्यों? जब आप IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखोगे तो नंबरिंग कहाँ चालू करोगे? 1 2 3 4 5, या इधर से भी एक ही बात है? अरे बोलो भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2R 3S 4S। क्या आंसर आएगा? 2R 3S 4S। और इधर से चलेंगे तब भी आंसर क्या आएगा या अलग आएगा? अलग आएगा। क्या आंसर आएगा? 2S 3S 4R। अरे क्या सबको क्लियर है क्या? तो इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि रूल के अंदर R और S का कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है IUPAC नेमिंग के अंदर। तो आप इधर से भी नेमिंग कर सकते हो, इधर से भी नेमिंग कर सकते हो। चलें आगे, बोलो बेटा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। बोलो 13 में पहले आप नंबरिंग कर दो। नंबरिंग बताओ, इसकी कितनी? 1, इसकी कितनी? 2। अब इन दोनों में ये है E या Z? E। और ये E और Z में से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी? किसकी थी? Z की। तो ये आ गया 3, ये आ गया 4। अब बोलो क्या चौथी प्रायोरिटी लीस्ट प्रायोरिटी क्या बाहर आ रही है अंदर?
बाहर। ये तो फिशर है तो कहाँ आ रही है, बाहर। तो क्या करोगे फिर इसको, जो आंसर आएगा उसका उल्टा। क्या आंसर आया, 1, 2 और 3, क्या एंटी क्लॉकवाइज घूमा? अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो आंसर क्या आएगा, अपना आर। क्या सबको क्लियर है? नहीं आया, आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन को आप इस डायग्राम से करोगे तो काफी चांसेस हैं कि गलत हो जाएंगे। आपको सिर्फ प्लेन आउट ऑफ प्लेन ही तो देखना है। आपको देखना क्या है, प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। बताओ ये क्या है, 1 2 एक्सियल इक्विटोरियल। बताओ 1 2 डाई एक्सियल कैसा होता है, ट्रांस। तो 1 2 एक्सियल इक्विटोरियल सिस, तो ड्रॉ इट अ सिस। सिंपल साइक्लोहेक्सेन बनाकर इसको सिस बना लो। इसका हमने कौन सा स्ट्रक्चर इमेजिन कर लिया, रिजिड। आंसर सही आ जाएगा। सर लेकिन अगर मैं दोनों Br और Cl को अंदर ले लेता तो है, तो भी सेम आता। चेक कर लेंगे अभी अपन। दूसरा डायग्राम भी यहां बना लेता हूं। ठीक, नंबरिंग करें, बोलो कैसे नंबरिंग करें इसकी। अच्छा ये तो समझ में आ गया मैंने सिस क्यों बनाया, क्यों, ये क्या है 1, 2 एक्सियल इक्विटोरियल, और 1 2 एक्सियल इक्विटोरियल क्या होता है, सिस होता है। ये आता है आपको, नहीं आता? आना भी चाहिए, अगर नहीं आता है तो मैंने सिखा दिया है इसको। पहले इस वाले कार्बन पे चलते हैं, इसकी नंबरिंग करो। क्या Br की पहली, फिर दूसरी इस क्लोरीन की, तीसरी इस कार्बन की और चौथी इसकी। क्या पीछे गया कार्बन, तो फाइनली हाइड्रोजन। तो 1 2 और 3, क्या गाड़ी कैसे घूमी, क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर क्या आएगा, आर आएगा। क्या सबको आ गया? चलो इसकी नंबरिंग कर देते हैं। इसकी नंबरिंग व्हाइट पेन से कर देते हैं। यहां पर क्या आ रहा है, 1 दूसरा नंबर, क्या ये वाला पॉइंट दूसरा आएगा क्या, और तीसरा कौन आएगा, ये, और ये चौथा। क्या चौथा पीछे है? क्या दिख रहा है अभी, 1 2 और 3, क्या गाड़ी कैसे घूमी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या होगा, एस ही होगा। पक्का? नहीं आ रहा? चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अगर ये पीछे ले लिया तो क्या उल्टा होना चाहिए क्या, चेक करते हैं, पकड़ लेते हैं। इसमें अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो नंबरिंग कहां से करूंगा, Br को नंबर 1, फिर 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, और चौथा नंबर इसको। अब देखो 1 को देखा, 2 को देखा, 3 को देखा, और गाड़ी कैसे घूमी, R। तो इसका आंसर क्या आ गया, S। बोलो, नहीं आ रहा? आ रहा है। यहां अगर अपन ने देखा इस जगह पर, तो इस जगह पर नंबरिंग करते हैं अपन बिल्कुल ऐसे। क्लोरीन की नंबर 1, ये येलो से कर देता हूं। क्लोरीन की नंबर कितना ले लिया, 1, और इस वाले कार्बन को 2, और इस वाले कार्बन को 3, और हाइड्रोजन को 4। 1 को देखा, 2 को देखा, 3 को देखा, गाड़ी कैसे घूमी, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि आंसर ऐसा ना, तो आंसर क्या लिखेंगे, हाँ। अब बात ये समझ में आ रही है कि अगर अपन ने इस तरह का डायग्राम बनाया तो ब्रोमीन आ रहा है आर, ब्रोमीन वाला, और ये वाला जो कार्बन है ये आ रहा है एस। लेकिन अगर इस तरह का डायग्राम बनाया तो ये वाला कार्बन आ रहा है एस, और ये वाला कार्बन आ रहा है आर। अब इस डायग्राम से तो 2 आंसर आ सकते हैं, या तो आर और एस भी आ सकता है और एस और आर भी आ सकता है। तो हम सही किसको लेके चले, तो सुपर इम्पोजिबल थोड़ी है। मैं समझाता हूं, सुनो। हमको ये जो कंपाउंड दिया है इसमें ये मेंशन थोड़ी किया है, इसमें ये मेंशन थोड़ी किया है कि कौन सा आइसोमर है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? आप समझो मेरी बात, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो आर भी हो सकता है और एस भी हो सकता है। मैं यूं कह रहा हूं, एक जनरल बात समझते हैं। अब यहां पर ये अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये एक कंपाउंड, तो ये इसका एनेंटियोमर। अरे बोलो भाई,
ये है आर एस, तो ये कौन आ गया, एस आर। तो ये भी सही और ये भी सही है। क्यों, इट इज नॉट मेंशन्ड हेयर कि ये कौन सा वाला हमें दिया है अगले ने। तो इनएंशोमर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगले ने दे दिया हमारे को। क्या दे दिया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्टीरियो फॉर्मूला थोड़ी है। ये क्या है, स्टीरियो फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्टीरियो फॉर्मूला। क्यों, हमें मालूम है कौन बाहर आ रहा है कौन अंदर जा रहा है। अरे बोलो भाई, ये कौन सा है, ये सब क्या है, स्टीरियो फॉर्मूले हैं। अरे सबको क्लियर है, क्या ये स्टीरियो फॉर्मूला है या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इसमें कौन बाहर आ रहा है कौन अंदर आ रहा है ये तो हम पता नहीं। हाँ ये जरूर बता सकते हैं कि ये बी आर और सी एल दोनों सिस हैं, मतलब सेम साइड पे आ रहे हैं, पर सेम साइड अंदर जा रहे हैं या सेम साइड बाहर आ रहे हैं, ये तो क्वेश्चन ने मेंशन ही नहीं किया। और सबसे अच्छी बात है इसमें हम एक चीज सीखे, क्या सीखे, क्या मिरर इमेज बनाना सीख गए। और मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, आप करके देख लो, सुपर इम्पोज नहीं होंगी। क्यों, आप इसको उठाओ, इसको अगर मैंने घुमा के रख दिया तो ब्रोमीन अभी अंदर आ रहा था बाहर आ गया, अच्छी बात है। सीएल अभी अंदर आ रहा था बाहर आ गया, लेकिन जब आप उठा के रखोगे तो अभी सीएल इधर है, अभी सीएल इधर आ जाएगा। अरे बोलो भाई, ये तो कर ही नहीं सकते आप। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो गई। मान लो मैंने मिरर यहां लगाया तो यही निकल कर आएगा बाहर। बोलो भाई, नहीं आई समझ में, आ गए। तो ये एक दूसरे के कौन हुए, एनएंशियोमर्स हो गए। तो सर अब हम ये आंसर करें कि ये आंसर करें। अरे तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है हमसे ऐसा कुछ, वो हमसे पूछ रहे इसका आरएस बताओ, तो हम तो इसमें भी सही है और हम इसमें भी सही हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई। नहीं तो आपसे तो वो तो मेंशन करेगा ना आपको कि कौन सा वाला बताना है, क्योंकि ये तो रिजिड स्ट्रक्चर हमने बना के आंसर तो निकाल लिया, पर आखिर उसने क्वेश्चन में क्या दिया हमें पता थोड़ी है। सुनो, क्या फ्लिप कर सकता है क्या ये, अरे बोलो, फ्लिप कर सकता है, बोलो। क्या अभी ये किस पर है, एक्सेल पे, और ये किस पे, इक्विटोरियल पे। असली क्या होना चाहिए था, ब्रोमीन का होना चाहिए था और क्लोरीन, और मैंने पढ़ाया था ऐसा नहीं करते हैं अपन, याद है। ब्रोमीन जो था और आयोडीन था, क्या वो फेस से बाहर निकल गया था, अरे याद आया। तो अगर हमको ऐसा दे रखा हो, मान लो CH3 और C2H5 दे रखा हो, तो वहां तो ऐसा नहीं करेंगे। बल्कि यह ग्रुप कहां रहता है, इक्विटोरियल या एक्सेल। तो आपको देखो डबल क्वेश्चन दूंगा मैं, क्या कराऊंगा, मैं आपको बोलूंगा कि भैया ये ग्रुप दे रखा है, इसका पहले तो आप ये बताओ कि स्टेबल जो है, फिर उसका आरएस बताओ। क्या आप समझ गए मेरी बात, नहीं आई है, आ गई, आ गई। अच्छा 1 2 पे अलग अलग ग्रुप लगे हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे के एनएंशियोमर्स हैं। क्या 1 2 पे अगर सेम ग्रुप लगेंगे तब भी वो एनएंशियोमर्स ही होंगे। याद है मैंने आपको कल परसों ही लिखवाया था कि साइक्लोहेक्सेन का 1 2 होगा तो चाहे वो डाई एक्सेल हो, चाहे डाई इक्विटोरियल हो, चाहे एक्सेल इक्विटोरियल हो, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, सिस और ट्रांस। अरे बोलो भाई, लेकिन 1 3 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, 1 3 का ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव था और सिस ऑप्टिकली एक्टिव था। अरे पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, इसका मतलब घर जाके पढ़े नहीं। सिस ऑप्टिकली इनएक्टिव था और ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव था। देखो जरा कॉपी में, सिस था इनएक्टिव और ट्रांस क्या था, एक्टिव था, ठीक है। और 1 4 में चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव थे। देखो मैंने एक जगह एक चार्ट बना के ऐसे लिखवाया है कि साइक्लोहेक्सेन का 1 2 1 3, अभी जस्ट एक क्लास पहले ही था शायद, मिल गया, देखो उसको तो मिल गया। अच्छा वो किसने कॉपी नहीं करा तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्या बोला था, चलो वापस याद दिलाओ। 1 2 का सिस और 1 2 का ट्रांस दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव। 1 3 का सिस इनएक्टिव और ट्रांस एक्टिव। 1 4 का चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये पढ़ा था क्या अपन ने, नहीं समझ में आया, इनएक्टिव पढ़ाया था मैंने। 1 4 में तो पूरी की पूरी पीओएस ऐसे कटती हुई निकल गई थी, उस सिरे से सिरे तक, उस एच से इस एच तक। अरे बोलो भाई, चलते हैं आगे, चाहे सेम एलिमेंट लगे हो चाहे डिफरेंट एलिमेंट लगे हो। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया, 15 पे चलते हैं। 15 के अंदर आप नंबरिंग करके फटाफट आंसर बता दो, या आपने आंसर जो निकाला वो सब जने आपस में वेरीफाई कर लो। क्या आंसर आया इसका, आर आया था, इसका एस आया था। देखो सबका आंसर यही आया क्या,
बोल दो, मैं नहीं तो मैं करा देता हूं, टाइम खराब मत करो। यही आया, बोलो यही आया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर 16। क्या क्या आया आंसर? मुझे लगता है आपने होमवर्क करा नहीं है, तो एक काम करता हूं, मैं आंसर बता देता हूं जो मैंने सॉल्व कर रखे हैं, उससे मैं आंसर बता देता हूं, आप लोग अपने आप चेक करते रहना। ऐसे नहीं करूंगा मैं आंसर लिखवा देता हूं आपको। मेरे हिसाब से इसका आंसर एस आ रहा है और इसका आंसर आर आ रहा है, तो उसको चेक तो कराना ही पड़ेगा। बोलो कैसे करेंगे अपन इसकी नंबरिंग? इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? बोलो, करनी पड़ेगी इसकी तो। चलो ऊपर वाले, इस वाले कार्बन के लिए करो। सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी, इस पे सी पे ओ लगा, सी पे ओ लगा और सी पे एस लगा। यहां सी पे ओ लगा और एक एच लगा, तो प्रायोरिटी पहले किसकी ज्यादा? इसकी ज्यादा। अरे क्लियर है? फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। अब गाड़ी घूमो, 1 2 और 3, क्या ये पीछे ही सही आंसर आएगा? तो क्या आंसर ऐसे घूम गया? आंसर क्या आ रहा है? एस। आप क्या लिख कर लाए थे? नहीं, इसने तो आर बताया था ना। इधर चेक करते हैं, यहां सबसे पहली प्रायोरिटी एसएच, उसके बाद ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसकी, थर्ड प्रायोरिटी इसकी और फोर्थ प्रायोरिटी इसकी। क्या फोर्थ प्रायोरिटी पीछे है? बेस्ट है। तो घुमाया हमने कैसे? 1 2 और 3, क्या ऐसे घूमी गाड़ी? पर अगर ऐसे घूमी तो आंसर क्या आ गया? एस, आर आ गया। गाड़ी ऐसे घूमी, क्या आंसर आ गया? आर। गड़बड़ कहां करी? अच्छा, ऐसे बोलने में जैसे मैंने अभी बोला उल्टा ऐसे बोल दिया ना। हाँ चलिए, और अगले का आंसर जो आया है वो इसका आया है एस, इसका आया है आर। अगले का आंसर क्लोरीन का, इसका आया है आर, इसका आया है क्या? एस, इसका आया है आर और इसका आया है एस। इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आया है, 2 कार्बन अलग अलग हैं। इस वाले कार्बन का आंसर आया है एस, इस वाले कार्बन का आंसर आया है आर। इस वाले क्वेश्चन के अंदर यही कायरल कार्बन है, उसके अलावा कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, और इसका आंसर आया है एस। इस वाले क्वेश्चन में आंसर CHO फ्लोरीन H, इसका आंसर जो आया है ऊपर वाले का आर और इस वाले का एस। इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो मैंने आपको दिया था, ये वाला क्वेश्चन अपनी मर्जी से ही दिया था मैंने, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। हाँ, ये वाला इधर कौन लगा है? 1 2 कार्बन, इधर कौन लगा है? 1 2 3 कार्बन। नहीं तो ये बनाया कैसे था मैंने? जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाया था। तो इसको ले लेते हैं, क्योंकि मुझे को ध्यान है कि मैंने बस यहां से जोड़ दिया था। ठीक है, अभी तो 3 कार्बन हो गए क्या ये? अभी कितने कार्बन हो गए ये? 1 2 और 3, यहाँ कितने हैं? 2, तो ये कायरल कार्बन हो गया। ठीक है, ले लेते हैं इसको, क्या दिक्कत है? बताओ इसका आंसर क्या लिखाएंगे? अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर लगा है कार्बन से आगे कार्बन, यहाँ कार्बन से आगे कार्बन और फिर आगे कार्बन, तो इसकी प्रायोरिटी और इसकी, क्या इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 हो गई, इसकी प्रायोरिटी 2 हो गई, इसकी प्रायोरिटी 3 हो गई और इसकी प्रायोरिटी 4 हो गई। तो ये दिख रहा है 1 2 और 3, गाड़ी कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रही है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बाहर है। सबको क्लियर है? ओके, क्या इस वाले के भी 2 आंसर आ जाएंगे? बोलो, तो अपने आप ही आंसर आ गया। या तो आंसर क्या आएगा? आर एस या एस आर। पक्का? इसका मतलब पढ़ते लिखते नहीं हो। अरे ये एक्सल इक्विटोरियल है या इक्विटोरियल एक्सल? क्या है ये? डाई एक्सल, डाई इक्विटोरियल, क्या है ये? डाई इक्विटोरियल। और डाई इक्विटोरियल कैसा होता है? हैं? ट्रांस होता है। तो ये Cl कहाँ आएगा? ऊपर, ये H नीचे। अब की बार Cl कहाँ आएगा? अंदर। और H कहाँ आएगा? बाहर। तो हो सकता है ये S आए तो ये भी क्या है? S। ये R आए तो ये भी क्या है? R।
अरे अरे ऐसे थोड़ी था, अपन ने कहा था ये आर आएगा तो ये एस आएगा, ऐसे नहीं था। ये आर आएगा तो ये भी क्या आएगा, आर, और दूसरा अगर ये एस आएगा तो ये भी एस आएगा। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? बोलो, समझ में नहीं आया? अब एक चीज और सिखानी थी मुझे इसी जगह पर, अगले क्वेश्चन में आ रही है 22 में। क्या 22 सिस है? देखो बोर्ड पे, तो क्या ये क्लोरीन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये क्लोरीन आ गया और ये हाइड्रोजन आ गया। क्या आपको लगता है कि पीओएस कट रही है? क्या दिख रहा है ऐसे पीओएस कट रही है? अरे कट ही रही है, पर ये स्ट्रक्चर फर्स्ट सही है, सेकंड स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर गलत है। दिस स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ क्यों करा? सिर्फ आरएस बताने के लिए, ताकि प्लेन आउट ऑफ प्लेन दिख जाए। अरे क्लियर है? तो इसके थ्रू पीओएस नहीं कट रही। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं उस पर बहुत ज्यादा गौर कीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो कंपाउंड है ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। बहुत सारे टीचर्स इसको अलग मतलब अंदाज में पढ़ाते हैं। बहुत सारे टीचर्स इस 1,2 एक्सल इक्वेटोरियल विच इज असिस्ट फॉर्म, इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बता देते हैं। क्या बताते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको सुनना ध्यान से। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। सर पीओएस कट तो रही है? नहीं, ये पीओएस नहीं कट रही है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन जब एक टेस्ट ट्यूब में मैंने इस तरह का कंपाउंड ले रखा है और मैं लाइट पास करता हूं तो लाइट में डेविएशन नहीं होता, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर ये क्या कह रहे हो आप तो कह रहे हो ऑप्टिकली एक्टिव है, फिर बोल रहे हो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैं बताता हूं कैसे। क्या ये जो फॉर्म है, क्या ये कंटिन्यूस फ्लिप करेगी और दोनों जगह क्लोरीन लगे तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि कंसंट्रेशन फर्स्ट की ज्यादा है सेकंड की ज्यादा है, कि दोनों कंसंट्रेशन बराबर है, इसका और इसके फ्लिप स्ट्रक्चर की? अरे बोलो, तो जितने स्ट्रक्चर इसके हैं उतने ही स्ट्रक्चर इसके फ्लिप वाले हैं। ये वाला स्ट्रक्चर अगर लाइट को राइट घुमा रहा है तो उसका दूसरा वाला स्ट्रक्चर लाइट को, तो ओवरऑल नो डेविएशन। तो टेस्ट ट्यूब कैसी होगी? ऑप्टिकली इनएक्टिव। टेस्ट ट्यूब कैसी होगी? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। मैंने इसके ऊपर अभी इन दिनों 1-2 किताबों में पढ़ के और इस बात को समझा। तो एक शब्द मैं यहां पे आपको पढ़ाना चाह रहा था, सॉरी, एक्सटर्नल कंपनसेशन और इंटरनल कंपनसेशन। क्या पढ़ाना चाह रहा था? एक्सटर्नल कंपनसेशन और इंटरनल कंपनसेशन। बोर्ड पर जरा देखते हैं। जैसे मैंने कहा ये वाला मॉलिक्यूल है, क्या इस मॉलिक्यूल के थ्रू पीओएस कट रही बीच में से? अरे बोलो भाई। तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? इनएक्टिव, परफेक्ट इनएक्टिव। क्या इसका आप आंसर निकालो और इसका आंसर निकालो तो एक आएगा आर, एक आएगा एस। क्लियर है? यहां पर एक हिस्से ने दूसरे हिस्से को मिरर कर दिया। मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर सिमेट्री आ गई, क्योंकि एक हिस्से ने दूसरे हिस्से को क्या कर दिया? मिरर कर दिया। इसे इट इज नोन एज इंटरनल कंपनसेशन। क्या कहलाता है? इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, मेरे पास एक कंपाउंड है, लेट्स से दिस। यहां पर मैंने ले लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? आवाज नहीं आई। एक्टिव। मान लेता हूं कि ये डी है। कैसा है ये? डी। मतलब लाइट को कहां घुमा रहा है? राइट में घुमा रहा है। मैंने यहां पर एक मॉलिक्यूल और ले लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये लाइट को कहां घुमाएगा? एल। ये मैं आपको बता ही रहा हूं, मैं आरएस नहीं बोला, मैं क्या बोला आपको? डी और एल। ये मॉलिक्यूल को राइट में घुमा रहा है, मैंने इसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, आधी टेस्ट ट्यूब भर दी। फिर मैंने एल लिया और उसको भी डाल दिया और आधी टेस्ट ट्यूब और भर दी। यानी कि दोनों के इक्वल क्वांटिटी ले ली। अब मैं बोलूं शेक 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 शेक, और अब इसके थ्रू लाइट पास करूंगा। बताओ लाइट में डेविएशन होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्या जितने मॉलिक्यूल डी फॉर्म के उतने मॉलिक्यूल, तो लाइट ओवरऑल कहीं नहीं घूमेगी। दिस इज नोन एज एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या इसको इसने कंपनसेट करा? कैसे? एक्सटर्नली। अरे बोलो भाई,
Meso compounds are those compounds which are optically inactive due to internal compensation. Racemic mixture is also inactive mixture due to external compensation. नहीं समझ में आया? मीजो कंपाउंड कौन से हैं? जो मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर मिरर इमेज बना के उसको कंपनसेट कर देते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं. जबकि रेसिमिक मिक्सचर कौन से हैं? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कंपनसेट करता है, नोन एज एक्सटर्नल कंपनसेशन. बताओ मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव? इनएक्टिव. और रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली, रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव. क्या मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? उसका सोल्यूशन भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. रेसिमिक मिक्सचर का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव. क्या दोनों इनएंशियोमर का इक्विमोलर मिक्सचर है क्या? ये दोनों एक दूसरे के कौन है? इनएंशियोमर्स हैं क्या एक दूसरे के? अरे ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इनएंशियोमर. एग्जैक्टली अपोजिट है ये, एक दूसरे के क्या है ये? इनएंशियोमर. अरे ये डी फॉर्म है, ये एल फॉर्म है, तो क्या होंगे एक दूसरे के? इनएंशियोमर. और क्या ये एक दूसरे के इक्विमोलर मिक्सचर में डाल दिए गए टेस्ट ट्यूब के अंदर? अगर टेस्ट ट्यूब में इक्विमोलर मिक्सचर में डाल दिए गए, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि आप बताओ टेस्ट ट्यूब में लाइट का रोटेशन मुझे अब यहां जवाब चाहिए कि ये जो भाई साहब है हमारे 22, ये इनका जो टेस्ट ट्यूब है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. कारण कि ये मीजो कंपाउंड है कि कारण ये रेसिमिक मिक्सचर है? आंसर नहीं आया. रेसिमिक मिक्सचर. अब बताओ, एक पढ़ाने वाले को डाउट हो सकता है कि नहीं हो सकता? पढ़ने वाले को भी डाउट हो सकता है. क्या? टेस्ट ट्यूब तो ऑप्टिकली इनएक्टिव दिख रही है और ये शक्ल बनाकर पीओएस भी कट रही है, तो वो इसको मीजो बोल देगा, जबकि ये मीजो, क्योंकि शक्ल तुमने गलत बनाई है. ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? एक्टिव. तो फिर टेस्ट ट्यूब इनएक्टिव कैसे हो गई? आवाज नहीं आई क्या? एक्सटर्नल कंपनसेशन से. आप समझे या नहीं समझे? बोल. क्लासरूम के अंदर 50 बच्चे हैं, 50 अच्छे बच्चे हैं और 50 बहुत खराब बच्चे हैं. अब क्लास में कोई आके क्या कहेगा? बच्चे खराब हैं? नहीं. बच्चे अच्छे हैं? नहीं. दोनों बातें नहीं कर सकता वो, तो बोलेगा बच्चे नॉर्मल हैं. अगर कोई लाइट को राइट में घुमाए और कोई लाइट को लेफ्ट में घुमाए, दोनों को साथ रख दिया अपन ने, तो लाइट घूमेगी नहीं. नेट रोटेशन 0 मानूंगा मैं. इसको कहेंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन. उन बच्चों को दूसरे बच्चों ने कंपनसेट कर दिया, उनकी अच्छी चीज को उनकी बुरी चीज ने कंपनसेट करके 0 कर दिया, नोन एज एक्सटर्नल कंपनसेशन. और मॉलिक्यूल के अंदर ही, मेरे अंदर ही 2 दिल है. एक दिल कहता है खराब, एक दिल कहता है अच्छा. अब देखा जाए तो मैं तो नॉर्मल हो गया ना, मैं अच्छा हुआ ना मैं खराब बोल सकते हैं मुझे कोई. तो इंटरनली में कंपनसेट हो गया, सो कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन. समझ में आ गई मेरी बात? नहीं आई? आ गई. बोलो. चले आगे चले. ठीक है. इस क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखना. मैं बहुत खोजबीन के इस बात को बोला हूं कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, यहां पर ये पीओएस नहीं कट रही है, ये आपका इल्यूजन है, क्योंकि आप ये क्वेश्चन की रिजिड स्ट्रक्चर बना के चल रहे हो. ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, और ऐसे में आपकी मर्जी पड़े जब कैसे काट के दिखा दो, मुझे पीओएस नहीं काट सकते आप. ठीक है. तो सर फिर आरएस इसमें क्यों निकालते हैं? क्योंकि अपन को विजुलाइज हो जाता है इसलिए निकालते हैं, क्योंकि जो ऊपर है वो ऊपर है, जो नीचे है वो नीचे दिख जाता है, इसलिए हम इसमें आरएस निकाल देते हैं. क्या सभी बच्चों को क्लियर है? बोलिए बेटा. ठीक है. अगला जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया? सबको कोई डाउट? सब समझ में आ गया? ओके. 23 में क्या आंसर आया बताओ? इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3. 1, 2 और 3. अरे इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, ये चौथा है. 1, 2, 3. क्या गाड़ी कैसे घूमी? एंटी क्लॉकवाइज. तो आंसर क्या हो गया? आर. क्लियर है? अब हाँ बेटा. तो इसलिए तो उल्टा लिखा ना आंसर. ठीक है. यहां देखते हैं, पहले नीचे वाली की देनी पड़ेगी. 1, 2, 3. क्या ये गाड़ी ऐसे घूमी? आर. तो आंसर क्या हो गया? एस. आर और एस में से कौन जीतेगा? आर जीतेगा. अगर आर जीतेगा तो ये बोलो क्या करेंगे? 1, 2, 3. 1, 2 और 3. क्या गाड़ी एंटी क्लॉकवाइज घूमी?
तो आंसर क्या होना चाहिए था? एस। आंसर क्या होगा? आर। पता है मतलब मैंने पढ़ा है, बहुत सारे लोग इसको स्मॉल आर लिखते हैं बिकॉज इट इज स्यूडो कायरल। क्या ये? स्यूडो कायरल। ये कायरल है नहीं, बट एक तरफ आर है एक तरफ ऐसे, सो कॉल्ड स्यूडो कायरल, इसलिए इसको स्मॉल आर भी दिखाते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग में मत लगाना, ठीक है। अब इधर देखो बोर्ड पे, इधर इधर मेरी तरफ। क्या ये आर है, ये आर है, ये एस है? पक्का? क्या इसके थ्रू प्लेन ऑफ सिमेट्री कट रही है? पीओएस कट रही है? और कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? आवाज नहीं आई। कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो रेसिव मिक्सचर की बात ही नहीं करेंगे, वो तो एक्टिव के साथ में दूसरा एक्टिव मिलाने की बात करते हैं। ये तो क्या है? इनएक्टिव। सुनो, क्या समझ में आ गया? क्लास में दो तरह के बच्चे हैं, एक बदमाश और एक अच्छे। क्या कोई आए और क्लास में से बच्चों को छांटे, इससे बात करिए अच्छी है बेकार है, अच्छी है क्या बेकार है, अच्छी है क्या बेकार है, क्या छांट के ले जा सकता है अपने साथ? अच्छे को अलग कर सकता है और बेकार को अलग कर सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे अलग अलग नेचर के। अरे बोलो भाई। लेकिन अगर क्लास में सारे बच्चे नॉर्मल है, बदमाश भी नहीं है कोई, मैंने एग्जैक्टली हर एक बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं, कंपनसेशन नहीं कर रहा हूं, हर एक बच्चा नॉर्मल है, ना बदमाश है ना अच्छा है, नॉर्मल है, तो कोई आके छांट सकता है क्या बच्चों को अलग अलग? अगर एक टेस्ट ट्यूब में सारे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो क्या वो सेपरेट करे जा सकते हैं? दो इनएक्टिव को आपस में सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी नॉर्मल है और वो भी नॉर्मल है, हम सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन एक डी फॉर्म है और एक एल फॉर्म है, अब क्या हम इनको सेपरेट कर सकते हैं? आवाज नहीं आई। सेपरेट करना इज नोन एज रिजोल्यूशन। रिजॉल्व कर दिया, क्या कर दिया? रिजॉल्व। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? क्या बताओ, कोई भी कंपाउंड इस टेस्ट ट्यूब में ले लिया और बोल रहे हैं कि क्या इसको रिजॉल्व कर सकते हैं क्या? तो क्या बोलेंगे? अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो रिजॉल्व कर सकते हैं, रेसिव मिक्सचर है तो रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रेसिव मिक्सचर में दो तरह के लोग होते हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूल ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो रिजॉल्व नहीं कर सकते। क्या रेजोल्यूशन वर्ड का मतलब समझ में आ गया? क्या ये सारे मॉलिक्यूल के एग्जांपल समझ में आ गए? ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन और इंटरनल कंपनसेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज मीजो कंपाउंड। क्या कहलाता है ये? मीजो कंपाउंड। क्यों मीजो कंपाउंड है? क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना? अगला नंबर, क्या ये तो इन बच्चों के लिए दिया था, क्या नंबरिंग ऐसे करेंगे? इसका आंसर क्या आ रहा है? आर, और इसका आंसर नंबरिंग करो, 1 2, फिर नीचे 3 वाला, 1 2 और 3। कैसे घुमा? ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा गया, तो आंसर क्या आ गया? आर। तो ये भी हो गया आर, ये भी हो गया आर। अरे यहां COH है, यहां COH है, क्या है? CH3। तो यहां तो आंसर कुछ और आ रहा है। बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? आवाज नहीं आई। अरे COH है तो POS कट रही है क्या? तो ये एक्टिव है इनएक्टिव? एक्टिव। अगर अगला क्वेश्चन ये रहा, यहां बताओ ये कौन आएगा? S, और ये भी कौन आएगा? S। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? एक्टिव। ये एक दूसरे के एनेंटियोमर है या नहीं है? आवाज नहीं आई। अरे है, ये RR और ये SS। एनेंटियोमर क्या होते हैं? R का S, और R का SS, RS का SR। आ गया आंसर। और सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस है ही नहीं, तो आइडेंटिकल हो जाएंगे। अगर नीचे COH होता तो हो जाते, पर यहां नीचे कौन है? CH3। आप इसको घुमा के ऐसे रख ही नहीं सकते। अगर ये ऐसा है तो ऊपर कौन है टिप पे मेरी? COH। अगर आप उठा के ऐसे रखोगे तो COH नीचे आ जाएगा, जबकि नीचे तो कौन है? CH3। मिरर इमेजेस आर नॉट सुपर इंपोजिबल। क्या ये बात समझ में आ गई? अब कुछ सवाल? नहीं, प्रैक्टिकली सेपरेट कर सकते हैं, पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर सेपरेट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि मतलब अलग अलग तरह के फिल्टर्स लगाए जाते हैं जिसके अंदर लाइट पास करते हैं, और लाइट बहुत थिन टेस्ट ट्यूब में से पास करते हैं कि ऑलमोस्ट काफ़ी कम मॉलिक्यूल सामने आते हैं, और ऐसी कंडीशन के अंदर मतलब मल्टीपल सेपरेशंस होते जाते हैं। जैसे यहाँ पर आया सारे राइट घुमा रहे हैं तो इनको सेपरेट कर दिया, ऐसे करते हैं। मतलब मुझे रिजोल्यूशन का मेथड नहीं पता ना, मैं उस मेथड के बारे में जानना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिजोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या है? टू सेपरेट एक्टिव फ्रॉम एक्टिव, बट वी कैन नॉट सेपरेट इनएक्टिव फ्रॉम इनएक्टिव।
क्लियर है क्या? हम एक्टिव्स को एक्टिव से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन हम इनएक्टिव को लाइट बिहेव ही नहीं करेगी तो हम जज कैसे करेंगे कि मॉलिक्यूल अलग अलग है? बात समझ में आ गई? तो रेजोल्यूशन वर्ड का मतलब समझ में आ गया। अब क्या पूरे बोर्ड पे से सिर्फ मुझे क्या मीजो कंपाउंड, एक बार लिखा भी चुका मीजो कंपाउंड की डेफिनेशन, पर दोबारा लिखेंगे क्योंकि अब तब तक अपने आरएस नहीं पढ़ा था, ठीक है ना? तो मीजो कंपाउंड की डेफिनेशन लिख देते हैं। वैसे तो आरएस से मीजो का कोई रिलेशन ही नहीं है। मीजो कंपाउंड सिंपली क्या होते हैं? देखो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई, पढ़ो कहां लिखी। मीजो कंपाउंड की डेफिनेशन आप कह रहे हो लिखी हुई है, क्या डेफिनेशन थी? दे दोस कंपाउंड्स हैविंग टू और मोर कायरल सेंटर, two or more chiral center but also having plane of symmetry and therefore these are optically inactive due to internal compensation। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? 100% क्लियर है क्या? बोलो। चलें आगे। बोर्ड पे जो भी लिखा है सब आपने कॉपी कर रखा है। अगली डेफिनेशन रेसिंग मिक्सचर की लिखनी है, वो लिखेंगे। हाँ बेटा, इसलिए मैंने लिखा है टू और मोर देन टू कायरल। देखो कॉपी में लिखा हुआ है। आप क्या मान के चलते हो कि एग्जाम के अंदर आपके क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ कि इन पे क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो बताओ। आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के दे दिए जाएंगे, है ना, और आपको बोला जाएगा कि ये एक दोनों के बीच में रिलेशन बताओ। एक क्वेश्चन तो ये आएगा, एक ऑप्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन ऊपर होगा और 4 ऑप्शन होंगे, बोलेंगे इसका कौन कौन इनएंशियोमर है, इसका कौन कौन आइडेंटिकल है, कौन कौन डायस्टीरियोमर है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको आरएस प्रॉपर्ली निकालना आता है तो क्या मेरी डेफिनेशन को आंसर करते हुए आप आंसर कर सकते हो? बताओ, सेम आरएस कॉन्फ़िगरेशन तो आइडेंटिकल, तो क्या होंगे? आइडेंटिकल। दूसरा अपोजिट आरएस तो इनएंशियोमर, और डिफरेंट आरएस तो डायस्टीरियोमर्स। क्लियर है क्या? मीजो कंपाउंड की क्या पहचान है? क्या पहचान है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बट इट मस्ट कंटेन टू और मोर देन टू कायरल सेंटर। क्लियर है? और रेसिमिक मिक्सचर की डेफिनेशन अभी अपन लिख लेते हैं, लिखेंगे रेसिमिक मिक्सचर। Racemic mixture, it is a equimolar mixture of, it is the equimolar mixture of 2 enantiomers। याद रखना सिर्फ 2 enantiomer की बात कर रहा हूं। equimolar mixture of 2 enantiomer of a compound, 2 enantiomer of a compound and the solution have no optical net optical activity, net optical deviation लिख लो, net optical deviation, that is whole solution become optically inactive, whole solution become optically inactive due to external compensation, due to external compensation। बोलो, यहां तक क्लियर हो गया? एक इसी से रिलेटेड और चीज आती है। देखो, एक तो ये जो रेसिमिक मिक्सचर है ना, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या बन जाएंगे कि भैया इतना मोलर इसका ले लिया, इतना मोलर इसका ले लिया और आपस में मिला दिया, सेम मोल होंगे तो नेट डेविएशन 0। लेकिन अगर
लेकिन अगर अलग अलग कंसंट्रेशन हुई दोनों एनेंटियोमर की तो मिलाएंगे, उसका कुछ पार्ट तो रेसिमाइज हो जाएगा और कुछ पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। तो पहले तो उसकी कंसंट्रेशन और उसकी कंसंट्रेशन में से माइनस कर देना, इक्वल कंसंट्रेशन तो माइनस हो जाएगी, और जो एक्सेस पार्ट होगा क्या वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसके क्वेश्चंस मैं आपको अलग से करवा दूंगा। पर अभी जो एक चीज और मुझे पढ़ानी है, वो क्या पढ़ानी है उसके बारे में वैसे हमने एक बार बात करी थी, पर अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या देखो बोर्ड पे जरा, देखिएगा हेडिंग है इफेक्ट ऑन आरएस कॉन्फ़िगरेशन बाय रोटेशन और एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स और एटम्स in a Fisher projection। अगर मैं किसी फिशर प्रोजेक्शन में ग्रुप्स को रोटेट कर दूं, मैंने पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट कर दूं, या मैं ग्रुप्स को एक्सचेंज करूं, तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, बड़ा आसान सा है। एग्जाम्पल लेता हूं पहला, मेरे पास यहां आ रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पहले क्या सीखना चाहते हो, एक्सचेंज या रोटेशन, कुछ भी एक कर लेते हैं। पहले एक्सचेंज की बात कर लेते हैं, इजी होता है, ठीक है ना। मैंने इसको करा एक्सचेंज, फर्स्ट एक्सचेंज किया मैंने, और जो मर्जी पड़े, आपको जो लग रहा है उनको दो को एक्सचेंज कर देते हैं। आप फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ब्रोमीन किसी को भी एक्सचेंज कर दो। हमने लेट से फ्लोरीन यहां रहने दिया और यहां क्लोरीन रहने दिया, यहां क्या कर दिया आयोडीन, और यहां क्या कर दिया ब्रोमीन। क्लियर है। क्या बताओ ये जो एक्सचेंज किया इसके लिए आपने बॉन्ड तोड़ा या नहीं तोड़ा। आवाज नहीं आई। क्या ये बॉन्ड तोड़े बिना एक्सचेंज हो सकता है क्या। और जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो आप क्या बदल रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन। क्या बदल रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर पहला आर होगा तो दूसरा एस हो जाएगा क्या। ये तो कॉमन सेंस बता रही है हमारी, क्योंकि हमने पहले दिन वर्ड कॉन्फ़िगरेशन पे इतना स्ट्रेस दिया था, क्योंकि अगर वो कॉन्फ़िगरेशन वर्ड समझ में आता तो सब कुछ समझ में आता है। कॉन्फ़िगरेशन वर्ड का मतलब ही क्या होता था, कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस क्या था। एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए यू हैव टू ब्रेक द बॉन्ड एंड रीफॉर्मेट, जबकि कन्फर्मेशन में यू हैव टू जस्ट रोटेट अ पर्टिकुलर सिंगल बॉन्ड, उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, एक्सचेंज नंबर 1 करा इस आयोडीन और ब्रोमीन के लिए। अगर मैं पहले वाले की नंबरिंग कर देता हूं, प्रायोरिटी दे देता हूं, तो ये आ गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या लीस्ट प्रायोरिटी पीछे ही है, टेंशन खत्म। बताओ ये क्या आएगा, 1 2 3, क्या एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्या आंसर एस आ गया, बोलो। क्या ये आंसर आर आना चाहिए आपके और मेरी ही सोच तो ये कहती है। अरे बोलो भाई, चलो घुमाओ, वापस प्रायोरिटी देते हैं, 1 2 3 और 4। क्या लीस्ट प्रायोरिटी पीछे, क्या करोगे 1 2 3। क्या ये आंसर घूम गया, क्या आंसर आ गया आर। क्या बताओ एक्सचेंज किया 1, तो क्या एस का आर हो गया, बोलो। मैं एक और एक्सचेंज करता हूं, एक्सचेंज सेकेंड। क्या सेकेंड एक्सचेंज करते हैं, अब आपको मर्जी पड़े। क्या फ्लोरीन क्लोरीन को एक्सचेंज कर दूं, क्लोरीन ब्रोमीन कर दूं, किसी को भी एक्सचेंज कर देते हैं। मैंने फिर एक्सचेंज कर दिया, लेट से यहां पर ले लिया क्लोरीन, यहां ले लिया फ्लोरीन, यहां ले लिया आयोडीन और यहां पर ब्रोमीन। क्या मैंने एक और एक्सचेंज कर दिया, अरे बोलो भाई। अब ऐसी कंडीशन में नंबरिंग कर देते हैं, पहले आ गई इसकी, फिर आ गई इसकी, फिर आ गई इसकी और फोर्थ प्रायोरिटी। क्या फोर्थ प्रायोरिटी आगे आ रही है, तो जो आंसर आएगा उसका उल्टा लिखना होता है, 1 2 3। क्या गाड़ी ऐसे घूमी, क्या आंसर आ गया एस। बताओ पहला एक्सचेंज करा तो एस का आर, और दूसरा एक्सचेंज करा तो आर का
एस, यानी कि पहला और तीसरा क्या आइडेंटिकल कंपाउंड है क्या? आवाज नहीं आई। पहला और तीसरा आइडेंटिकल, पहला और दूसरा एनेंशियोमर, और दूसरा और तीसरा, आवाज नहीं आई, समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है। एक एक्सचेंज करता हूं मैं, कुछ लिखने जा रहा हूं। पहले तो इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड क्या है एक दूसरे के? एनेंशियोमर्स। और फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के आइडेंटिकल, और सेकंड और थर्ड एक दूसरे के एनेंशियोमर्स। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ गई। अब कंक्लूजन क्या है? मैं एक एक्सचेंज करता हूं तो क्या एनेंशियोमर्स बन जाते हैं, और दो एक्सचेंज करता हूं तो आइडेंटिकल रह जाते हैं? अरे बोलो भाई। ऑन सेम कायरल सेंटर, उसी कायरल सेंटर पे ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करते हैं तो बोलो क्या होता है? क्या एनेंशियोमर आ जाता है? क्या आ जाता है? एनेंशियोमर्स। कॉन्फिगरेशन अपोजिट हो जाती है। लेकिन इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या आएगा? आइडेंटिकल। क्या अगर मैंने 25 एक्सचेंज कर दिए तो क्या बनेगा? एनेंशियोमर बनेगा। क्लियर है? अब इस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। जो मैंने समझाया अगर आप उसको थोड़ा सा भी ध्यान से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। बोलो, कोई कंफ्यूजन? 100%। कि ये एक्सचेंज वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? पर यहां पर मैंने एक चीज और लिखी है, सेम कायरल सेंटर। कुछ समझदार हैं, हमारी क्लास में भी मिलेंगे आगे जाके। यहां पे लगा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन और CH3। सर फ्लोरीन क्लोरीन में पहला एक्सचेंज कर दो सर। कर दो भाई। सर यहां फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, CH3 आ गया। सर अगला जो एक्सचेंज है ना सर वो यहां कर दो, इधर जगह CH3 लगा दो, इधर जगह आयोडीन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, यहां क्लोरीन लगा दो, फ्लोरीन लगा दो और ब्रोमीन लगा दो। तो सर अभी एक दूसरे के एनेंशियोमर हो गए क्या? सर ये तो सेम, ये फर्स्ट और थर्ड तो आइडेंटिकल हो गए क्या? अरे कैसी बात करते हो यार। इस कार्बन पे तुम एक एक्सचेंज करके चल रहे हो और तुमने उसको थोड़ी चेंज किया, तुमने दूसरे कार्बन पे चेंज कर दिए। वो कार्बन अलग है, वो कार्बन अलग है। सेम कायरल सेंटर पे एक्सचेंजेस की बात मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। अभी भी समझ में नहीं आया? ऑड नंबर के लिए एनेंशियोमर्स तभी होंगे ना जब सिंगल कार्बन हो। क्या? ऑड नंबर के लिए एनेंशियोमर तो तभी होगा जब सिंगल कार्बन हो। डबल कार्बन हो जिसे डायस्टीरियोमर बन जाएगा। दो कायरल सेंटर होते ही हैं, तो हमने तो कहा सिर्फ सेम कायरल सेंटर पे अपन ने चेंज करे एक। मतलब अगर SS है और एक पे चेंज किया तो RS बन गया ना, तो डायस्टीरियोमर हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, अभी अपन जो बात कर रहे थे, मैं ये कोई एग्जांपल जो लिख कर चल रहा था वो भी मैं सोच के चल रहा था कि एक ही कार्बन के ऊपर बात चल रही है, लेकिन अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर हैं, ये तो केवल एक कायरल सेंटर के लिए बताया मैंने। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर हैं तो क्या होगा? ये पहला इस दूसरे का क्या है? एनेंशियोमर है या डायस्टीरियोमर है? आवाज नहीं आई। डायस्टीरियोमर है, एनेंशियोमर नहीं है। नहीं समझ में आ रही बात? आ गई? क्योंकि एक कॉन्फ़िगरेशन पलटा है अपन ने तो। क्लियर है? अरे समझ में आ गई? हाँ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक कायरल सेंटर में समझ में आता है, लेकिन अगर दो कायरल सेंटर हैं और आपने अगर एक को एक्सचेंज किया है और दूसरे को सेम रखा है तो क्या होगा? डायस्टीरियोमर। अगर दोनों को एक्सचेंज कर दिया तो एनेंशियोमर, और दोनों को दो दो बार एक्सचेंज कर दिया तो फिर आइडेंटिकल आ जाएगा। यहां पर एक कायरल सेंटर है, मैं यहां लिख देता हूं फॉर वन कायरल सेंटर। क्लियर है? एक से ज्यादा कायरल सेंटर होंगे तो आंसर बदलेगा। क्लियर हो गई मेरी बात या नहीं हुई? चलिए आगे चलते हैं। और एक बात और बताता हूं, अब जो मैं अगला नंबर लिखवाने जा रहा हूं ये वाला रोटेशन, उसमें भी एग्जाम्पल हम सिर्फ किसका ले रहे हैं? एक कायरल सेंटर का। ठीक है, अब एक बात बताओ, मेरे हाथ में ये मॉलिक्यूल है और ये चार अलग अलग वैलेंसीज हैं इसकी, 1 2 3 और 4।
अलग अलग वैलेंसी सबको नजर आ रही है। ये मॉलिक्यूल ऐसा है और मैंने इसको रोटेट कर दिया ऐसे। अब बताओ कि आर का एस हो गया? आवाज नहीं आई? नहीं हुआ। क्यों? बताओ आर और एस कब चेंज होता है? जब बॉन्ड तोड़ के बॉन्ड दोबारा बनाते हैं। अरे बोलो भाई, तो क्या मॉलिक्यूल को कैसा भी घुमा दो, क्या आर एस चेंज होगा? नहीं होगा। हाँ, एक्सचेंज आप फिशर में करो चाहे रियल में करो, एक्सचेंज का मतलब तो बॉन्ड तोड़ना हुआ। तो चाहे आप फिशर में एक्सचेंज करो चाहे आप रियल में एक्सचेंज करो, ये कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं और उसके रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो रोटेशन सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? फिशर की। ओरिजिनल मॉलिक्यूल को आप कैसे भी घुमा दो, क्या होगा? क्या सेम का सेम रहेगा। तो मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हमारी हेडिंग क्या है? दैट इज रोटेशन ऑफ फिशर्स प्रोजेक्शन। क्या ये प्रोजेक्शन है? क्या ये फिशर क्या है? प्रोजेक्शन है। आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं अभी। देखो बोर्ड पे एग्जाम्पल नंबर पहला ले रहा हूं, वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और मैंने इसको घुमाना है किसी भी एक्सिस के अलोंग घुमा लेता हूं। लेट्स से दिस इज द एक्सिस और इसके अलोंग मुझे घुमा के ऐसे रखना है। क्या 180 डिग्री घुमा दूं? 180 डिग्री घुमा दूं? बोलो क्या बनेगा? क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। अगर मैं देख रहा हूं तो क्लोरीन और आयोडीन बाहर आने हैं। क्लोरीन और आयोडीन कहां आने हैं? बाहर। क्या अगर मैंने इसको यूं घुमा दी तो वो कहां चले गए? अंदर। पर एनी फिशर, कोई भी फिशर क्या रिप्रेजेंट करता है कि आयोडीन और क्लोरीन कहां आ रहे हैं? बाहर आ रहे हैं। घुमाने का मतलब तो ये अंदर चले गए हैं, लेकिन हमने अगर फिशर बना दिया तो अभी भी ये कहां आ रहे हैं? बाहर। यहां पर भी कहां आ रहे हैं? बाहर। तो इनका आंसर उल्टा आना चाहिए। लेट्स चेक, जरा देखो बोर्ड पे। अगर ये एग्जाम्पल है तो नंबरिंग मैं कर देता हूं। नंबरिंग कैसी होगी? 1 2 3 4। गाड़ी घुमाओ, 1 2 3। गाड़ी एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो आंसर क्या आ गया? क्या आंसर आ गया? एस। इसका आंसर चेक करते हैं। नंबरिंग आएगी 1 2 3 4, 1 2 3 आर। तो इसका आंसर क्या आ गया? आर। सर घुमाने से चेंज हो गया? हाँ, घुमाने से चेंज हो गया। क्या समझ में आ गया? अगर मैं एक बार और 180 डिग्री घुमा दूंगा, चाहे दूसरे एंगल से घुमा दूं, 180 डिग्री अब की बार मैं इधर से घुमा देता हूं, तो बताओ क्या होगा? यहां कौन आ गया? ब्रोमीन। और यहां फ्लोरीन, यहां आयोडीन, यहां Cl। अरे बोलो भाई, अब ये वापस सेम आ जाने वाला है। चेक कर सकते हो आप। यहां पे नंबरिंग करो, क्या नंबरिंग होगी? 1 2 3 और 4 के पीछे ये 1 2 3 ऐसे घुमा, क्या आंसर आ गया? एस। क्या बताओ, पहला और आखिरी सेम आ गया? नहीं आया। लेकिन क्या ओरिजिनल मॉलिक्यूल को घुमाने का कंसेप्ट होता है या फिशर को? बस आखिरी क्वेश्चन आज का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मैं इस पॉइंट के अलोंग इसको घुमा देता हूं 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। बोलो क्या करूं? इधर ले लूं फ्लोरीन, इधर क्या ले लेंगे? क्लोरीन, इधर क्या ले लेंगे? ब्रोमीन, और इधर कौन? आयोडीन। बस मैंने इसको घुमा दिया ऐसे, टक। क्लियर है? क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे 180 डिग्री रट लेंगे कि 180 डिग्री से घुमाने पर ऐसा होता है। मैंने 90 डिग्री से घुमा दिया। अब क्या होगा? नंबरिंग करो आप तो। इधर देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब क्या आ रहा है? एस। क्या इसका आंसर एस आ रहा है? इधर नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 और ये 4। क्या 4 आगे आ रहा है? आना कहां चाहिए? पीछे। तो इसका आंसर 1 2 3, गाड़ी एस घूम रही है। आंसर क्या आ गया? आर। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर फिशर को घुमा रहा हूं 90 डिग्री, तो क्या आ रहा है? एनेंशियोमर्स आ रहे हैं। और अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं किसी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग 180 डिग्री, तो आर का एस, एस का आर हो रहा है। अब मैं इसमें से बोलता हूं 180 डिग्री, मैंने 270 डिग्री घुमा दिया। इस वाले एक्सिस के अलोंग कितना घुमा दिया? 270। ऐसा कुछ। अरे क्या क्लियर है?
नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। या मैंने ऐसा क्या दिया, 180 4 बार घुमा दिया, नहीं समझ में आई बात? क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या? ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है? चलिए ये मिलते हैं नेक्स्ट सन पे, इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारा खत्म हो गया, 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चंस और कराने हैं, वो करा के फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट सन पे आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।